हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद महेंद्र सर। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम 3 क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे और प्रेजेंट में कितने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, कि हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना। तो वन बाई वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमको मालूम है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड का। तो इसको समझने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया है, इसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया है कुछ ब्रॉडर टॉपिक्स में। ठीक है, तो उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमको मालूम है जो हमारा राइट्स दिया गया है वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 में दिया गया है और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट टॉपिक के अंदर रखा है, इसी को हम पार्ट्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, पर प्रेजेंट में कितने हैं। प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं। वो हम समझेंगे आगे इस वीडियो लेक्चर में कि कैसे यह हुआ। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो हमने ये पाया है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो इसीलिए हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पिछले साल को छोड़ दिया जाए और सारे ईयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। सो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं अपने पार्ट्स को। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से। पार्ट 1 में दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे सभी टेरिटरीज को एक यूनियन बना के एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा हम ये जानेंगे कैसे हम किसी स्टेट को अक्वायर कर सकते हैं और कैसे हम अपने स्टेट को डिसीज कर सकते हैं। वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 1 से लेके 4 में पार्ट 1 में दिया गया है, यूनियन एंड इट्स स्ट्रेटजीज में। फिर दूसरा पार्ट है हमारा सिटीजनशिप। इसमें हम जानेंगे कैसे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आज़ादी के पहले सिटीजनशिप का क्या प्रोविजंस है, आज़ादी के बाद के सिटीजनशिप के क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसके बारे में समझाया गया। इसका आर्टिकल है 5 to 11। ठीक है, फिर आते हैं हमारा थर्ड पार्ट में, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। जिसमें हम हमारे राइट्स के बारे में बताया गया सिटीजनशिप्स के, कि क्या क्या राइट्स हैं जिसको वो लीगली एक्वायर कर सकते हैं। उसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। फिर हमारा आता है फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि स्टेट्स हमारे लिए कैसे कैसे किन बातों का ध्यान रखते हुए पॉलिसीज फॉर्म कर सकती है। उसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। फिर आता है हमारा पार्ट 4, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसका आर्टिकल है 51A। ठीक है, ये बताया गया है कि एक सिटीजन के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करता था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। इसके अमेंडमेंट्स के बारे में हम आगे समझेंगे। फिर आता है हमारा फिफ्थ पार्ट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 52 से लेके 151, जिसमें सारे यूनियन गवर्नमेंट के बॉडीज़ के बारे में बताया गया है। और इसमें ये जैसा कि हमने देखा, ये एक ब्रॉडर पार्ट कवर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको कुछ चैप्टर्स में भी डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, PM आते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। ठीक है, इनको मिला के क्या बनता है, हमारा एग्जीक्यूटिव बनता है। उन्हीं के बारे में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 में। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्या, पार्लियामेंट, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। जिसके बारे में हमारा किस आर्टिकल बताएगा, आर्टिकल 79 से लेके 122 में। फिर चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर बताएगा, किसके, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक, जिसका आर्टिकल है 123। फिर आता है चैप्टर 4, जिसमें यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसका आर्टिकल क्या है, 124 to 147। फिर चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया, जिसका आर्टिकल क्या है, 148 to 151। फिर आते हैं पार्ट 6 में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमने देखा पार्ट 5 में किसमें बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है। इसका आर्टिकल क्या है, 152 से लेके 237। हमें इनके आर्टिकल को भी प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आर्टिकल से भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें चैप्टर 1 में क्या है, जनरल क्वानी, जिसमें डिफिनीशन के बारे में बताया गया, किसकी, स्टेट की डिफिनीशन के बारे में बताया गया है। जिसका आर्टिकल क्या है, 152। ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट की डिफिनीशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल याद रखना 152। फिर चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया, जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हम स्टेट एग्जीक्यूटिव बारे। इसमें कौन कौन है, गवर्नर हैं, CM हैं,
काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और यहाँ अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल है। कौन है? एडवोकेट जनरल है, ठीक, ऑफ इंडिया है। फिर आते हैं अपने चैप्टर 3 में, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया, जिसमें कौन कौन है? गवर्नर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिनका आर्टिकल 168 से 212 है, ठीक है। फिर चैप्टर 4 है, इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया, जिसका आर्टिकल 213 है। फिर चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, जिसका आर्टिकल 214 टू 232 है। इसके आर्टिकल्स के बारे में कई बार पूछा गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से इसी में सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताया गया। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में किस में बताया गया? पार्ट 6 में बताया गया, याद रखना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 233 टू 237 है। फिर आता है चैप्टर 7, जिसमें स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, जिसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें क्या था? कुछ स्टेट्स को फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में डाला गया था, ठीक है, जो जिसमें उसमें स्पेशल सिक्योरिटी मिलती थी स्टेट्स को, ठीक है, जिसको डिलीट कर दिया गया है। हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका आर्टिकल क्या था? 238 था। ये अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फिर आता है चैप्टर 8, जिसमें यूनियन टेरेटरी के बारे में, यूटीज के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5 में यूनियन गवर्नमेंट के, चैप्टर 6 में स्टेट गवर्नमेंट में, चैप्टर 7 डिलीट कर दिया गया, और चैप्टर 8 में यूटीज के बारे में बात की गई है, यानी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज, ठीक है, जिसका आर्टिकल क्या है? 239 टू 242। इसके कई बार इसके आर्टिकल्स के बारे में भी पूछा गया है, याद रखना है। फिर चैप्टर 9 में क्या है? चैप्टर 9 में 3 चीज़ें आती हैं। चैप्टर 9 में पंचायत भी आते हैं, चैप्टर 9A में म्यूनसिपैलिटीज, और चैप्टर 9B में कोऑपरेटिव्स आते हैं, जो ये क्या बनाते हैं? एक लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट चैप्टर 9 में ही दिए गए हैं, A-B करके, ठीक है। तो हम उनके समझने का, चैप्टर 9 में क्या है? पंचायत हैं, जिसका आर्टिकल 243 से लेकर 243O है। फिर चैप्टर 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ है, जिसका आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG है। और चैप्टर 9B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT है। इनके आर्टिकल्स के बारे में भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये हमारे लिए इनके आर्टिकल्स को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 9A और 9B है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए हैं, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 10, जिसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है, जिसका आर्टिकल क्या है? 244 से लेकर 244A, ठीक है। इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए हैं। फिर चैप्टर 11 में आते हैं, जिसमें रिलेशनशिप बताया गया, किसका? यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसका आर्टिकल क्या है? 245 से लेकर 263, ठीक है, जिसके चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताया गया, और चैप्टर 2 में क्या बताया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। फिर आता है पार्ट 12, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसका आर्टिकल 264 से लेकर 300A है, जिसमें चैप्टर 1 में फाइनेंस है, चैप्टर 2 में बारोइंग है, चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स ये हैं, चैप्टर 4 में राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि ये यहाँ नहीं हुआ करता था, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, ठीक। फिर आता है पार्ट 13, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे करोगे, इसके बारे में बताया गया, जिसका आर्टिकल 301 से लेकर 307 है। फिर आता है पार्ट 14, जिसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है, जिसका आर्टिकल क्या है? 308 से लेकर 323 है, ठीक है, जिसके चैप्टर 1 में सर्विसेज के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? रिक्रूटमेंट कैसे होगा, टेन्यूर क्या होगा, और कंडीशन क्या होगी सर्विस की, उसके बारे में बताया गया है। और चैप्टर 2 में क्या बताया गया है? पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इसमें UPSC भी आती है, और इसमें स्टेट PSC के बारे में भी बताया गया, जिसका आर्टिकल 315 से 323 है, और सर्विसेज का आर्टिकल क्या है? 308 से 314 है। फिर आते हैं चैप्टर 14A, जिसमें ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया, जिसका आर्टिकल 323A से लेकर 323B है। ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको भी हमारे जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये हमारे लिए याद रखना है कि जिसमें A भी आता है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर आता है चैप्टर 15, जिसमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, जिसका आर्टिकल है 324 से लेकर 329A, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पार्ट में इलेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है, और उसका आर्टिकल भी पूछा गया है। फिर आता है चैप्टर 16, जिसमें स्पेशल प्रोविजन किया गया है, किससे रिलेटेड? सर्टेन क्लासेस, जैसे कि SC STs के लिए को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है, ठीक है।
जिसका आर्टिकल क्या है 330 से लेकर 342A है, तो वो किस में है, पार्ट 16 में। फिर पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी कई बार पूछा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 17 में याद रखना है, जिसका आर्टिकल 243 से लेकर 351 है। इसके चैप्टर 1 में लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बात किया गया है, चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज के बारे में, चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। इनके आर्टिकल्स को कई बार पूछे गए हैं, जिसका आर्टिकल है 248 से लेकर 349, और स्पेशल डेरिवेटिव्स आते हैं जिनका आर्टिकल 350 से 351। फिर आते हैं पार्ट 18 में, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की गई है, जिसका आर्टिकल 352 से लेकर 360 है। ठीक है, इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर है हमारा पार्ट 19, जिसमें मिसलिनियस आता है, जिसमें इम्यूनिटीज़ के बारे में बात की गई है, किसके, प्रेसिडेंट के और गवर्नर के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया, पॉलिटिकल पोस्ट से उसके बारे में बात किया गया है। इस ऐसे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, जिसका आर्टिकल है 361 से 367। फिर आता है पार्ट 20, जिसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया है। ये वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 20 में आता है। इसका आर्टिकल 360 और 8, इसके आर्टिकल के बारे में भी कई बार पूछा गया है। फिर पार्ट 21, जिसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन बताया गया है, जिसका आर्टिकल 369 टू 392। फिर आता है पार्ट 22, जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, अथॉरिटी टैक्स, हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात किया गया है, जिसका आर्टिकल 393 टू 395। अब हम आते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट किया गया है अमेंडमेंट्स के थ्रू और ऐड किया गया है, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने मालूम है, सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसको डिलीट किया गया है, वो पार्ट 7। ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के, 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। इसमें था क्या, कुछ स्टेट्स को शेड्यूल्स में डाला गया था पार्ट बी में। ठीक है, जिसमें उनको इम्यूनिटीज़, स्पेशल इम्यूनिटीज़ मिलती थी या सिक्योरिटी मिलती थी, उसको डिलीट कर दिया गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। ठीक है, अब वो पार्ट जो ऐड किए गए हैं, इसमें पार्ट 4A और पार्ट 14A। पार्ट 4A में है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पार्ट 14A जिसको हमने पढ़ा था ट्राइब्यूनल्स, ये दोनों ऐड किए गए हैं किसके द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। ठीक है, वहीं पर पार्ट 9 को ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसमें हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जानते हैं, और पार्ट 9B जिसमें हम कोऑपरेटिव्स के बारे में जानते हैं, इसको ऐड किया गया है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। तो यानी कि एक पार्ट को हमने डिलीट किया है, ठीक है, अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से, और 4 पार्ट्स को हमने क्या किया है, एडॉप्ट किया है। ठीक है, तो जैसे कि हमको मालूम है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, एक डिलीट किया गया, 21 बचा, और 4 पार्ट्स हमारे नए ऐड किए गए हैं, जो है पार्ट 4A, पार्ट 14A, 9A और 9B। ठीक है, 9B को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो अब क्या हो गया, इनकी संख्या 25 हो गए हैं। इस प्रकार से हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हैं। ठीक, अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग, एक तरफ प्रोविजंस दिए गए हैं, एक तरफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच नहीं है, तो हमने पढ़ चुके हैं, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया यूनियन टेरेटरी, पार्ट 8 में आता है। ठीक है, तो ये सही है। फिर आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया, ये पार्ट 10 में आता है, ये भी सही है। ठीक है, फिर ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात किया गया, पार्ट 11 में आता है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ट्राइब्यूनल्स किस में आता है, 14A में आता है, जिसको जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में आता है, इसको अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये इसका आंसर क्या है, ट्राइब्यूनल्स पार्ट 14A में आता है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, और उसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसमें फर्स्ट पे रखा है यूनियन एंड स्टेटरी, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है, और थर्ड सिटीजनशिप लिखा है, और फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिखा है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसका ऑप्शन भी सही है, जिसमें पहले नंबर पर यूनियन एंड स्टेटरी आएगा, दूसरे नंबर पर सिटीजनशिप आएगा, तीसरे नंबर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बाद ही आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये सीक्वेंस में अरेंज है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। कौन से पार्ट में प्रोविजन किया गया पंचायती राज सिस्टम, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, जो कि है 9 है।
ठीक है। कैसे 9 है, जिसमें बताया था 9 में है पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 9A में क्या है, म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में बताया गया है। और 9B में किसके बारे में बताया गया है, कोऑपरेटिव्स के बारे में बताया गया। ये इसका आंसर सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये याद रखना है, ये जरूर देखते रहिए करेक्टली मैच पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 है, ये सही है। स्टेट पार्ट 6 सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये गलत है। हमने बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो कि किस में आता है, पार्ट, जो कि किस में आता है, पार्ट 5 में आता है, ठीक है। तो ये गलत है। और सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट से पार्ट 14, ये भी सही है। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सी, ठीक। फिर आता है व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। ये बहुत आसान है कि कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 5 to 11। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।